है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी पेट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिति विनिमय दर को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नब्य विनिमय दर, नियत विनिमय दर, वास्तविक विनिमय दर, नियंत्रित विनिमय दर। क्या कहा जाएगा? नम्य विनिमय दर कहलाता है। ए ऑप्शन सही है। जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है, वह कौन सी योजना होगा? इंदिरा रोजगार योजना है, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, न्यूनतम ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है ये। तो क्या होगा? क्या होता है? तो जवाहर रोजगार योजना है। बी ऑप्शन सही है। इनमें से किसके बदले में ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई है? इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना के बदले, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बदले, IRD के बदले किसके बदले चलाया गया है? तो जवाहर रोजगार योजना के बदले ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई है। अत्यधिक मंदी किस काल में आई थी? 1914 से 18 के बीच में आई थी, 1929 से 34 के बीच में आई है, या 1939 से 45 के बीच आई है, या 1922 से 26 के बीच आई है? कब आई है? तो 1929 से 34 के बीच आई है। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो उसके लिए क्या होगा? सीधे बड़ा ऑप्शन है, टाइम ज़्यादा लगेगा तो सीधे ऑप्शन पे चलते हैं। क्या होगा उसमें? यदि ज़्यादा नहीं तो उसकी मात्रा में माल होना चाहिए, तभी ये सही कहलाता है। तो अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही होगा। कर्मचारियों के मुआवजे के अंतर्गत मजदूरी तथा वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन के भुगतान के अलावा निम्नलिखित में से सम्मिष्ट है। क्या है? ग्राहकों को से प्राप्त भेंट है, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिया गया योगदान है, या कर है, या अवितरित लाभ है? क्या होगा? अवितरित लाभ होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? उदारीकरण, भूमंडलीकरण, केंद्रीकरण। डी ऑप्शन सही है। बैंकों को हानि से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है, क्या है? पक्का समर्थन, ऋणात्मक स्वीकार करना है। बी ऑप्शन सही होगा। विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी? किस वर्ष आई है? 1929, 1930, 1929 में है। बी ऑप्शन सही है। भारत में राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? बिक्री कर, उत्पादन कर, आय कर, संपत्ति कर। क्या होगा? बिक्री कर से संबंधित होता है। अगला देखिए। माना जाता है कि उस देश के पास पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय तरलता है यदि भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए उसके पास काफी क्या होगा? स्वर्ण या परिवर्तनीय मुद्रा होगी, तब उसका वो भुगतान खत्म हो जाता है, घाटे से मतलब निपटारा मिल जाएगा। अगला देखिए। भारत के राज्यों का प्रमुख राजस्व स्रोत है, क्या होगा? विक्रय कर, आय कर, राज्य उत्पादन शुल्क, भू राजस्व तत्व। क्या होगा? विक्रय कर होता है। बी ऑप्शन सही है। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, प्रबलन या निर्यातन के द्वारा, उपरोक्त सभी होगा, या आयात प्रतिस्थापन के द्वारा होता है? तो प्रबल निर्यात संवर्धन के द्वारा सही होता है, ठीक रहेगा। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? कौन सा कर होगा? प्रत्यक्ष कर होता है। विक्रय कर, धन कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर। कौन सा होगा? धन कर प्रत्यक्ष कर माना जाता है। अगला देखिए। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलवाने वाला कर है, क्या है? उत्पादन शुल्क है, बिक्री शुल्क है, सीमा शुल्क है, निगम शुल्क है, कर है। कौन होगा? बिक्री कर होता है। बी ऑप्शन सही है। निम्न उत्पादनों में से किसे ISI चिन्ह
प्रदान नहीं किया जाता है? विद्युत सामग्री, होजरी का माल, बिस्किट, कपड़ा। किसमें नहीं होता है? तो कपड़े में हॉलमार्क का चिन्ह नहीं होता है, वही ISI का मोहर नहीं लगा होता है। कहाँ पर लगता है? क्या प्रारंभ करने के बाद अन्न की वितरण प्रणाली 2 स्तरों पर होने लगी है? क्या होगा? लक्ष्यानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है। यही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य 10वीं योजना के मूल उद्देश्यों में शामिल नहीं है? तो कौन सा होगा? 2012 तक सभी गांवों के लिए पेयजल का शामिल नहीं है। अगला देखते हैं, वैयक्तिक प्रयोज्य आय है। ये पुराना क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इस पे। वैयक्तिक प्रयोज्य आय है, क्या होता है वैयक्तिक प्रयोज्य? इसको कहा जाता है वैयक्तिक आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर को ही वैयक्तिक प्रयोज्य कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। जोखिम अंकन का तात्पर्य है, क्या होता है जोखिम अंकन का? जोखिम का बीमा कराने का कार्य जोखिम अंकन का तात्पर्य कहलाता है। राजकोषीय नीति किसके संबंध रखती है? किससे संबंध रखेगी? सरकारी राजस्व से, सरकारी खर्च व ऋण से, बैंक दर की नीति से। ए और बी दोनों से होगा, तो ए और बी दोनों से होगा। सरकारी राजस्व सरकारी खर्च और ऋण से होता है। अगला देखते हैं, कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्यों होती है? परिकल्पित प्रयोजन, लेन देन प्रयोजन, पूर्वोपाय प्रयोजन, उपर्युक्त में सभी प्रयोजन होंगे। क्या होता है? उपर्युक्त में सभी प्रयोजन हैं। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? क्या होता है? अवतरित लाभ, व्यय से अधिक आय, शेयर धारकों का लाभांश का भुगतान, कंपनी के कुल लाभ। क्या होता है? तो अवतरित लाभ होता है। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण रोजगार योजना, कीमत स्थिरता, संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? किराया, मिश्रित आय, पेंशन, अवतरित लाभ। किसको नहीं शामिल किया जाता है? तो पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? निगमित लाभ, अंतरण, भुगतान, ब्याज भुगतान, मजदूरी व वेतन। तो क्या शामिल नहीं होता है? अंतरण भुगतान शामिल नहीं होता है। प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए या कितनी है? नियमित राष्ट्रीय उत्पादन कुल जनसंख्या के अनुसार, कुल जनसंख्या अभी दिख नहीं रहा, कुल जनसंख्या या राष्ट्रीय आय के अनुसार, सकल राष्ट्रीय उत्पादन या कुल जनसंख्या के अनुसार। राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या के अनुसार क्या होगा? राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या के अनुसार है। डी ऑप्शन सही है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।